तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चनों तक हल कर दिया है। पार्ट 2 में हम 11 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो उत्तर देखिए पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए नंबर 1, ये वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर ले जाती हैं। और फिर देखिए जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं के कार्य हैं, ये शुक्राणुओं का संग्रह करती हैं। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ये थे इनकी नलिकाओं के कार्य दो, ये इसकी ग्रंथियों के कार्य। देखिए हमारा हेडिंग है, एक हेडिंग यहाँ पे, एक हेडिंग यहाँ पे। तो देखिए पुरस्थ द्रव्य का स्राव करना जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, ये क्या कौन करती हैं? सहायक ग्रंथियां करती हैं। और फिर काउपर्स ग्रंथि चिपचिपा तरल स्रावित करती है जो योनि को चिकना बनाता है, नर हार्मोन्स उत्पन्न करता है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो देखिए उत्तर, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 है प्रोलिफेरेशन प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फीड्स मां के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती हैं, जिसे पुट्टिका कहते हैं। पुट्टिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे उगोनियम कहते हैं। अगला देखिए वृद्धि प्रावस्था। देखिए वृद्धि प्रावस्था, यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा मां के गर्भ में होती है। इस अवस्था में उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती है, उसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। अगला देखिए क्या है परिपक्व प्रावस्था। यह क्रिया पूरे जनन काल यानी 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। प्राथमिक oocyte से पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte कहलाती है, जबकि छोटी कोशिका प्राथमिक ध्रुविकाएं कहते हैं। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी में अंडोत्सर्ग के बाद होता है, जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक ध्रुविकाय बनता है। सभी ध्रुविकाय नष्ट हो जाता है तथा इस संपूर्ण क्रिया में एक अंडाणु प्राप्त होता है। ध्रुविकाय का निर्माण अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख या चित्र बनाइए। तो देखिए यह है अंडाशय। अंडाशय का अनुप्रस्थ काट यानी अंडाशय को बीच में से काट कर उसका चित्र बनाया गया है। तो देखिए आप चित्र को समझ सकते हैं कौन कहाँ पर क्या है। तो अगर आपको हिंदी में समझना है चित्र को तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं और चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 देखिए ग्राफी पुटिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो देखिए ये हमारा है ग्राफिक पुटिका का चित्र। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे आप बना भी सकते हैं। अगर आपको इसे हिंदी में समझना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे आपको हिंदी में भी इसका चित्र बना के आपको अपलोड करा हुआ वीडियो मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित के कार्य बताइए। नंबर 1 क्या है पीतपिंड, दूसरा है गर्भाशय अंतःस्तर, तीसरा है अग्रपिंडक, चौथा है शुक्राणुपुच्छ और पांचवा है झालर यानी फिम्बरी। तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहले हमारा क्या है पीतपिंड। तो देखिए पीतपिंड जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, यह प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है जो गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखते हैं। दूसरा हमारा क्या है गर्भाशय अंतःस्तर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण तथा सगर्भता के लिए आवश्यक है। मासिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन आता है। यह अपरा निर्माण में भी सहायक होता है। तीसरा क्या है
देखिए हमारा पहला है पीत पिंड और दूसरा है गर्भाशय अंतःस्तर, तीसरा हमारा है क्या, अग्रपिंड, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। और चौथा देखिए क्या है, शुक्राणुपूछ यानी स्पर्म टेल, यह शुक्राणु के गमन में सहायता करती है। और पांचवा हमारा है छालर, जिसे फिम्बरी कहते हैं, यह अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकले अंडाणु के संग्राम में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। देखिए सही अथवा गलत कथनों को पहचानें। नंबर 1 क्या है, पुंजनों यानी एंड्रोजन्स का उत्पादन सटली कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये गलत है। जो पुंजन होते हैं इनका जो उत्पादन होता है सटली कोशिका से नहीं होता है। दूसरा है शुक्राणु को सटली कोशिकाओं से पोषण प्रदान या प्राप्त होता है, तो यह सही है। अगला देखिए, लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं, यह हमारा क्या है, गलत है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं अंडाशय में नहीं पाई जाती हैं। चौथा देखिए क्या है, लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों की को संश्लेषित करती हैं, तो यह ऑप्शन हमारा जो है सही है। अगला देखिए पांचवा, अंड जनन पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटेनियम में संपन्न होता है, तो यह हमारा जो है गलत है, यह इसमें संपन्न नहीं होता। अंडा जनन जो है पीत पिंड में संपन्न नहीं होता। छठा देखिए, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र बंद होता है, यह क्या है, सही है। प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र जो पीरियड होता है बंद होता है, तो यह हमारा सही रहेगा। सातवां देखिए, यौनिच्छद की उपस्थिति यानी हाइमेन यौनिच्छद की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, यह सही है। देखिए जो योनि छिद्र है, जो हाइलम है, उसका उपस्थिति या अनुपस्थिति से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि मतलब वर्जिनिटी है या नहीं है, क्योंकि देखिए वो ऐसा होता है अगर आप छत पर सीढ़ी पर चढ़ती हैं लड़कियां तो भी जो होता है हाइलम टूट जाता है। तो आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। देखिए आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है, तो उत्तर देखिए, मादाओं यानी प्राइमेट्स, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म होता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। इसके प्रारंभ होने के साथ साथ मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 प्रकार के हार्मोन्स करते हैं। नंबर 1 एलएच हार्मोन्स, दूसरा एफएसएच हार्मोन्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रसव यानी पार्ड्यूरेशन क्या है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, तो उत्तर देखिए, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव यानी क्या कहता है, प्रसव कहलाता है। प्रसव का मतलब जब बच्चा जन्म हो जाता है उसे प्रसव कहते हैं। गर्भकाल पूरा होने पर यानी 9 महीने पूरे हो जाने पर, उसका समय जब पूरा हो जाता है तो शिशु जब गर्भ से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदीय संकुचन होते हैं, गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है, तो उत्तर देखिए, स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो पुत्र यानी XY उत्पन्न होता है। जब स्त्री का एक X और पुत्र का Y, स्त्री का जब X और पुरुष का Y मिलता है तो XY बन जाता है, तो XY का मतलब हो जाता है पुरुष। और फिर जब स्त्री का X और पुरुष का X मिलता है, गांधी यहाँ पे X गया और यहाँ से भी X निकला, तो क्या हो जाएगा, तब XX जब होगा तो लड़की का जन्म होगा। देखिए इसी प्रकार कह रहा है कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो XY उत्पन्न होता है यानी पुत्र उत्पन्न होता है।
इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर XX यानी पुत्री उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से, चूंकि पुरुष में 50% X और तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं। अतः पुरुष के गुणसूत्र को X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचेंगे कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? तो उत्तर देखिए, एक माह में मानव अंडाशय से सिर्फ एक अंडा मोचित होता है। समरूपी जुड़वा बच्चों का जन्म होने पर भी एक माह में एक ही अंडा मोचित हुआ होगा। द्विअंडज यमज के संदर्भ में एक माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया के अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? तो उत्तर देखिए, जब उसने 6 बच्चों को जन्म दिया यानी उसके अंडाशय से 6 अंडे मोचित हुए थे। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर। तो ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो था। अभ्यास में दिए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।